Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today is the second lecture of sources of energy. This is mentioned in your syllabus of science, right? तो ऑलरेडी मैंने आपको मोशन वाला यूनिट जो है अच्छे से कंप्लीट करवाया है. जो भी मैंने आपको पढ़ा है क्वेश्चन आपको उसी में से मिलेगा. जो मैं सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी लेक्चर्स इसके आएंगे, मैं हर एक टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ाता हूँ. कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए. बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ. एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, बेस फाउंडेशन बनती है टॉपिक की, फिर वो टेंशन नहीं रहता है. ठीक, तो इसीलिए मैं आराम से ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी जल्दबाजी चीज़ों में नहीं करता हूँ. खासकर पढ़ाई के मामले में आराम से चीज़ों को समझना, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में. ये आज जो है सेकंड लेक्चर है रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो आप देख लो, प्लेलिस्ट में दिया होगा, वहाँ पर पार्ट फर्स्ट लिखा होगा, पार्ट फर्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, बाय वहीद सर फॉर JKSSB. ये आपका KSB के सिलेबस में भी होता है और ये आपका बाकी एग्जाम्स के सिलेबस में भी होता है. कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करा दूँ. आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन. और हमने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च की हुई है रिलेटेड टू द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट JKSSB का. उसमें आपको 10 टेस्ट आ जाएंगे और इसमें जो है पहला टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया है. वो पहला टेस्ट जो था वो सबके लिए फ्री था. बाकी जो है आपको 4 अक्टूबर को सेकंड टेस्ट है, तो उसके लिए आप तैयारी करोगे. टेस्ट का लेवल डे बाय डे जो है बढ़ता जाएगा सही ढंग से. ठीक, और उसमें जो टेस्ट आने वाला होगा, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आगे वाले टेस्ट जो भी होगा जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आ जाएंगे 10-20 क्वेश्चंस, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा टेस्ट होगा वो जिसमें करंट अफेयर से स्पेशली पूछा जाएगा. चलो हम स्टार्ट करते हैं. अभी अगर आपने शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स को शेयर करो. ठीक है, ये कंटेंट जो मैंने दिया है आपको ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है और कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ इससे बाहर नहीं पढ़ना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, कंटेंट जो है ये सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है. मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आपको? मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ तक, मैंने आपको कंप्लीट करवाया था कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं, गैस फ्यूल्स क्या होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स आपको एक एक वर्ड याद रखना है. ठीक है, आप खुद देखो, ये है सॉलिड फ्यूल इसको बोला जाता है, ये है लिक्विड फ्यूल इसको बोला जाता है, और ये है गैसियस फ्यूल जो आप LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, ये जो होता है आप देख सकते हो, ये कोल जल रहा है और ये देखो ये ऑयल है इसमें. ठीक है, ये हो गया टाइप्स. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स. उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ही रहेगा, मतलब सब टॉपिक जिसको बोला जाता है वो रहेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाइड्रो पावर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वाटर की हम बात करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल आर एज फॉलोज. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल फ्यूल का, मतलब आप किस फ्यूल को बोलोगे ये आइडियल फ्यूल है, आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल के ही बताओगे एक आइडियल फ्यूल जो है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ठीक है, इट शुड बी चीप, एक तो सस्ता होना चाहिए. इट शुड इजीली स्टोर्ड, इसको इजीली स्टोर होना चाहिए. ठीक है, शुड बी इजीली स्टोर्ड. ठीक है, आप इसको इजीली स्टोर कर सको, ये एक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, याद रखना कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना ये एक आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है. शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसपे जल जाता है. ठीक है, वो टेम्परेचर होता है. इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू, कोई भी जो वेस्ट नहीं बचना चाहिए, ये पूरा जो है यूटिलाइज होना चाहिए, आप ये बोल सकते हो, कोई रेजिड्यू नहीं रहना चाहिए. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? आइडियल फ्यूल के. उसके बाद यूजेस, आप कहाँ कहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हो, किन किन जगहों पर? दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स. आपको पता है इंडिया जो है लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलता है. और उसके बाद जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है. तो ये आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए. थर्मल पावर जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनाया जाता है. और इसलिए हम फॉसिल फ्यूल्स को किस लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो हम इस फॉसिल फ्यूल को थर्मल पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं. थर्मल मतलब हीट होता है, हीट हम देते हैं, वहाँ से स्टीम जनरेट होता है और उस स्टीम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. दूसरा क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हम क्या करते हैं, वाटर अप्लाई होता है टर्बाइन्स के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्बाइन्स रोटेट करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है, दूसरा क्या होता है? नेचुरल गैस आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है, नेचुरल गैस जो होता है ये भी टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है, मैंने आपको बोला था. और ये भी किस में यूज़ किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट्स में. पेट्रोलियम, बाई प्रोडक्ट ऑफ पैराफिन वैक्स, क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, बाई प्रोडक्ट लाइक, सॉरी बाई प्रोडक्ट
पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक पैराफिन वैक्स जो है पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है एक्स्ट्रा, आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, इनको भी यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज से। डिसएडवांटेज आपको पता ही है इसमें, इससे क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार ये खत्म हो जाएगा, इसको आप रिगेन नहीं कर सकते हो फिर से, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है बनने के लिए, हज़ारों साल लगते हैं इसको बनने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली होता क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल्स जब डेथ होती है उनके, उसके बाद वो किस में चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको काफ़ी टाइम लगता है होने में। अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसको रिजनरेट तो होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, ये आपको पूरी लाइफ तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दैट मीन्स ये रिन्यूएबल है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ज़्यादा, दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट। याद रखना, एक 3 गैस का मैं बोलूँगा, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मैंने मीथेन बोला, और मैंने बोला नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बोला। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर जो है ग्रीन हाउस का वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर फर्स्ट रैंक। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अब केस का एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, जो भी एग्जाम है, जेके एसएसबी का, सेकंड जो होता है वो मीथेन होता है, और थर्ड पे जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो होता है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक, इससे क्या होता है, धुआं निकलता है, इस धुआं की वजह से क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसमें, जो आपका रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है आपकी विजिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि आपको पता है स्मोक, और जब ये फॉग के साथ मिल जाता है, इट गिव्स स्मॉग, आपको याद रखना ये स्मॉग देता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, मतलब ये स्मॉग फॉर्मेशन में जो है कंट्रीब्यूट करता है। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया फॉसिल फ्यूल्स, जो मैंने आपको बताया था कि फॉसिल फ्यूल क्या था, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की मैंने एक एग्जांपल ली है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, और इसी फॉसिल फ्यूल्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैंने इसको डिटेल में करवाया है। पहला लेक्चर आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपको ये कनेक्टिविटी सीखोगे यहाँ पर। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी में ही हम दूसरा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स, क्योंकि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये जानना जरूरी है। इट इज़ द अरेंजमेंट इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको पता है वाटर फ्लो करता है रिवर के थ्रू, ओशंस के थ्रू, सी के थ्रू, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। याद रखना इक्वेशन, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 ऑफ mv², तो दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी होती है, मतलब उस वाटर की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी जो फ्लोइंग वाटर की होती है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होती है, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जब वो काइनेटिक एनर्जी वाटर की कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हमें क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये आपको याद रखना है, ये सीधे इक्वेशन, सीधे स्टेटमेंट याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द जनरेटेड, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें पानी से मिलता है। आप देखो यहाँ पर जो हमारे पास डैम्स होते हैं, जो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर समझो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारे पास एक इनटेक होता है, इनटेक का मतलब जिसके अंदर पानी आ जाता है, तो ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक पाइप निकलते हैं जो आगे आ जाता है, ठीक, थोड़ा सा नीचे मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास इनटेक होता है, इनटेक का मतलब जिसके अंदर पानी रहता है, ये पानी आ गया इसमें, अब इसके अंदर क्या है, ये पानी है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक ब्रांच निकलते हैं ऐसे, ये ब्रांच जो निकल जिससे पानी आगे जाता है, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। याद रखना, ये समझना ज़रूरी है आपको। आप बोलोगे सर ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो ना, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पाइप जैसा होता है ना, ये नैरो जो आपके पास है, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास टरबाइन होता है, टरबाइन होता है, क्योंकि ये वाटर जब आता है ये हिट किसको करता है, ये टरबाइन को हिट करता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टरबाइन को हिट करता है, टरबाइन के ब्लेड्स को हिट करता है। टरबाइन क्या करना, रोटेट करता है, क्या करना शुरू करता है, टरबाइन रोटेट होता है, ये टरबाइन रोटेट हो गया। जब टरबाइन रोटेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, यहाँ पर एक जनरेटर रखा जाता है, और जब यहाँ पर टरबाइन रोटेट होता है, और जो पानी इसके ऊपर आता है दूसरे साइड से निकल जाता है, पानी यहाँ से आगे फ्लो कर, क्योंकि आया था पानी यहाँ से चला जाता, टरबाइन को रोटेट करके फिर पानी यहाँ से चला जाता है, जिसको बोला जाता है आउट फ्लो। याद रखना, आउट फ्लो रिवर जो होता है आगे फ्लो करता है, यहाँ से रिवर आया था, यहाँ से हमने पानी को स्टोर करके आगे रिवर फ्लो होता है। यहाँ पर हमने क्या रखा होता है, यहाँ पर हमने एक पावर हाउस बनाया होता है, जहाँ पर क्या होता है, पावर जो होता है जनरेट होता है। फिर आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइट्स
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आप रखते हो, ट्रांसमिशन लाइन जिनको बोला जाता है, फिर आगे आगे इलाकों में आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो। ये मैकेनिज्म समझ में आया किस तरीके से क्या होता है, ठीक। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम पढ़ेंगे। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वाटर इज स्टोर्ड एट ए हाइट इन ए रिजर्वायर। वाटर को हम रिजर्वायर में रखते हैं, प्रोवाइडेड विथ गेट्स, उसमें गेट्स रखते हैं जिससे हम पानी को क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके फिर आगे सप्लाई करते हैं। दीज गेट्स आर ओपनड एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो। इन गेट्स को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और वाटर क्या होता है, उस फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस वाटर की क्या होती है, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वाटर जो होता है ये किसी हाइट पे होता है। मतलब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन अगर आपको याद होगी, आपने 10th में 12th में पढ़ी होगी, ठीक है। इसको वो क्या होता है, आपको बोलना है रो जी एच नहीं होता है, वो होता है रो जी एच ही होता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आप देखोगे हाइट पे बेस्ड है ये, हाइट पे, दैट मीन किसी हाइट से जब आप पानी को फ्लो करते हो ना, किसी हाइट पे जब पानी होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। और फिर जब इसको छोड़ देते हो आप किसी हाइट से, उस पानी का क्या आएगा, सपोज ये यहाँ पर एक हाइट पे हो आप, इस ऑल्टीट्यूड पे आप, और यहाँ से अपने पानी को छोड़ दिया नीचे, यहाँ से पानी को नीचे छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये सरफेस है यहाँ पर, और सरफेस से ऊपर कितना हो आप, ये होगी हाइट h। यहाँ पर पानी था, यहाँ पर तो पानी जो था इसका पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि ये इस हाइट से, ये एट ए हाइट ऑफ एच था। लेकिन जब ये पानी नीचे फ्लो होता गया तो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी आ गई, तो इसको mv², ये किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वाटर का, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। दिस एनर्जी, यही एनर्जी जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेट्स द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन विच इज फर्दर कॉपलेड टू द जनरेटर। और ये टरबाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, मतलब पावर हाउस के साथ। when the coil of the armature of the generator rotates, जब ये ब्लेड्स जो होते हैं एक्चुअली वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये मैंने आपको मैकेनिज्म यहाँ पर बताया, फिर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से पानी आता है, पेन स्टॉक से फ्लो होकर क्या होता है, एक हाइट से आता है ना, इसलिए पेन स्टॉक इस तरीके से है। यहाँ पर ब्लेड क्या होता है, रोटेट करता है, और यहाँ पर जनरेटर होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो बस इस तरीके से आपको शॉर्ट में याद रखना है। एडवांटेजेस क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइडल एनर्जी बोलो आप, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो आप, या हाइड्रो एनर्जी बोलो, या हाइडल एनर्जी बोलो। वाटर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वाटर आपको फ्री में मिलता है, आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है जब भी आप प्रोजेक्ट एक बनाते हो, ठीक। नंबर फर्स्ट, ये क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास है, कौन सा, हाइडल एनर्जी। दीज प्लांट्स आर पोल्यूशन फ्री, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई धुआं नहीं निकलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स, और जब आप डैम बनाते हो, क्योंकि आपको रिजर्वायर रखना है ना, आपने देखा होगा डैम किस तरीके से बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है इस तरीके से, ये एक डैम होता है, ठीक। ये इसका अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम का मतलब जहाँ से पानी आता है, ये अपस्ट्रीम होता है, ऊपर से पानी आना, और ये नीचे से यहाँ से पानी, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वायर रखा जाता है, और रिजर्वायर में क्या होता है, रिजर्वायर में पानी होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी रिवर का यहाँ पर स्टोर होता है रिजर्वायर में, और इस स्टोर्ड पानी को हम फिर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और जो नियर बाई एरियाज होते हैं वो फ्लड के चांसेस जो होते हैं कम होता है, क्योंकि ये पानी हमने डैम में स्टोर किया होता है, ठीक है। ये एडवांटेज होता है हाइडल एनर्जी के। और इस पानी को, जो स्टोर्ड पानी है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप सप्लाई कर सकते हो इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी, ठीक है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो खेतों में आप पानी देते हो, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, लिमिटेशंस क्या है इसके, फॉर रनिंग दीज प्लांट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। इन प्लांट्स को, किन प्लांट्स को, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं किसमें, डैम को बनाने में। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इफेक्ट्स लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, जो वाटर में होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो फिश होते हैं, जैसे कि ये रिवर है, ये रिवर यहाँ से फ्लो का, रिवर जो होता है, और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस वाटर बॉडी में, इस रिवर में बड़ा सा रिवर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फिश होती है, आप बोलो कि फिश होती है। तो अब ये फिश क्या करती है, सपोज ये फिश यहाँ पर रहती हैं, और यहाँ पर इस लोकेशन पे इनको आना होता है। सपोज ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है, सपोज यहाँ से यहाँ पर फिश है, और ये किसी लोकेशन बी तक आते हैं, लोकेशन ए से लेकर लोकेशन बी तक फिश आती है, इनको आना पड़ता है दूसरी जगह पर। क्यों, क्योंकि एक ऐसा इनका प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म होता है, रिप्रोडक्शन करना, एग्स जो होता है, एग्स को ले करना, ये फिशेस का एक मैकेनिज्म होता है। फिश ऐसे भी होते हैं कि जो एक जगह पर नहीं ये करते, क्या बोलते हैं, उसी जगह पर एग्स को
ले करते हैं जिस जगह पर वो रहते हैं, वो किसी और जगह पर आते हैं, फिर वहाँ पर फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी जगह पर, उसी जगह पर जहाँ से आए थे वो। तो फिशेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अगर रिवर जो है सीधा है, मतलब यहाँ पर कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फिशेस का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जब आपने यहाँ पर डैम बना लिया तो दैट मीन्स फिशेस का रास्ता रुक गया ना, तो दैट मीन्स वहां पर फिश क्या कर सकते हैं, वो अपने एग्स को ले नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिश जो होते हैं वो मर जाती हैं क्योंकि उनके पास रास्ता नहीं होता ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर जो फिश का ग्रुप आया हुआ था तो इन्होंने एग्स को ले किया, यहाँ पर एग्स को ले किया उन्होंने, लेकिन अब वो जिन्होंने एग्स को ले किया अब इनको आगे आना ना, वापस आना अपनी जगह पर, वो भी नहीं आ सकते। इसीलिए आजकल के टाइम पे फिश में क्या बनाया जाता है, जो ये डैम्स बनाए जाते हैं इनमें रखा जाता है फिश लैडर। फिश लैडर होती है। फिश लैडर का मतलब क्या होता है, फिश लैडर होती है कि ये एक लैडर बनाई जाती है जिसको सीढ़ी आप बोलते हो, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस सीढ़ी से क्या होता है, ये फिश आ जाते हैं और इसको चढ़ते चढ़ते क्या होती है, ये तो गिर जाती है वापस, लेकिन इनको जब प्रैक्टिस होती है ना, फिर ये ऊपर क्रॉस करके क्या जाती है, रिवर डैम के दूसरे साइड चले जाते हैं और रिवर को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है। ये आपको समझ में आया, फिश लैडर्स होते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इफेक्ट्स अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फाना, प्लांट्स और एनिमल्स में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि मैंने बायोमास आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, ये आपको पता होना चाहिए लिस्ट में कौन सा कन्वेंशनल है और कौन सा नॉन कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल को बोला जाता है रिन्यूएबल और कन्वेंशनल को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल। ये तो आपको पता है, ये तो किसी को, ये 5th क्लास के बच्चे को भी पता होता है, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म चीजें जो मैंने आपको समझाई है ये बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपको समझना है। बायोमास का मतलब क्या होता है, बायोमास इट इज द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग बींग्स एंड डेड। बायोमास का मतलब क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल होता है जो लिविंग बींग्स होते हैं एंड द डेड, जो प्लांट्स होते हैं जब उनकी डेथ होती है, या आप बोल सकते हो एनिमल जो होते हैं जब उनकी डेथ होती है, तो उस वेस्ट को बोला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वो होता है बायोमास। या आप क्या करते हो, घर में कुछ खाते हो, फॉर एग्जाम्पल बनाना के, या आप कुछ छिलका निकलता है, क्रॉप्स के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, या गार्बेज जो होता है, ठीक है, या आपके पास लकड़ी होती है, वुड होता है, ठीक है, आप उसको फेंक देते हो कहीं पर, आपके पास ठीक है, बहुत सारा जो आपके पास प्लास्टिक्स होते हैं, ये सब कुछ मिला मिला कर क्या बनता है आपका बायोमास, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब ये बायोमास जो होता है, इससे आपको एक चीज निकलती है, इसको बोलते हैं बायोगैस। ये गैस आपको समझना जरूरी है यहाँ पर। इट्स ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, याद रखना मीथेन की फार्मूला होती है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिसको बोला जाता है कौन, ये बायोगैस। बायो का मतलब लाइफ होती है, जिसमें लाइफ होती है, लाइफ LIV, लाइव होता है, लाइफ होती है, मतलब ये आपको पता नहीं, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या खाया, आपने कोई चीज़ खा लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, आपने मीट खा लिया, फिर उसमें जो बून्स होती है आप उन बून्स को फेंक देते हो, ठीक है, तो उसमें कार्बन होता है, तो वो भी किसके अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, इस तरीके से। या वुड होता है, लकड़ी आपने जलाई है, आपके पास कुछ पुरानी लकड़ी है, आप उसको फेंक देते हो, ठीक है। या किसी एनिमल की डेथ होती है, या प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स गिर जाते हैं जंगल में, ठीक है, या अब फ्लड्स आ जाते हैं, उसके साथ बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, फिर वो कहीं किसी और जगह पर चले जाते हैं, फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है, ये सारा कुछ जो होता है इसको बोला जाता है बायोमास। अब यहाँ देखो, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। ये किससे बनता है, जो हमारे पास बायोमास होता है उस बायोमास का क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है। मतलब फर्मेंटेशन का मतलब होता है ये किसी जगह होता है और वहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता है, काफी टाइम तक, या 100 साल 200 साल रहता है सॉइल के अंदर, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वहां पर कोई भी नो ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन नहीं होता है, जो भी ये बायोमास है इसको कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होते, और उस योग किस में कन्वर्ट होता है, बायोगैस में कन्वर्ट होता है। प्लांट्स दैट इज यूज्ड इज बायोगैस प्लांट्स, ठीक है। जो हम इस बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बायोगैस प्लांट्स होते हैं, और उस बायोगैस प्लांट से ही हम क्या करते हैं, बायोगैस को निकालते हैं। ये आप डायग्राम देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आप देखो, ये सनलाइट पड़ती है, ये बायोगैस प्लांट है ये पूरा, ठीक है। यहाँ से पानी निकलता है, ये लैट्रिन है, ये इनलेट्स होते हैं, यहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कहाँ पर चला जाता है, एक डाइजेस्टर होता है जहाँ पर ये डाइजेस्ट हो जाता है ये सभी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्मेल भी बैड स्मेल होती है, ठीक है। ये गैस होल्डर होता है जो गैस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या होता है, ये बायोगैस बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म जब देखते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो समझो इसका मतलब क्या है। इन दिस कैटल डंग एंड स्लरी इज मिक्सड इन इक्वल प्रपोर्शन। कैटल डंग को लेते हैं और स्लरी को लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं बराबर प्रपोर्शन में,
ठीक है, एंड फेड इनटू द डाइजेस्टर टैंक। इसमें किस में डालते हैं, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये काउडंग ये स्लरी को मिक्स करते हैं आप, ठीक है, जो लैट्रिन वैट्रिन से निकलते इसको मिक्स करते हो आप, ठीक है, किस में डालते हो, डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है, वेयर इट इज लेफ्ट फॉर ए फ्यू डेज। उसके बाद इसको कुछ दिनों इस तरीके से रखा जाता है। कोई भी आप चीज ले लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर कोई लैट्रिन होती है, वो घर से निकलते फिर आप कहीं पर भी उसको रखो, फिर उसमें पूरा वो चैम्बर बंद करो, फिर अगर आप देखो वहां पर स्मेल आती है ना, एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, एक आपके पास स्लरी हो गया, एक आपके पास काउडंग होता है, इसको आप मिक्स करते हो और उसके बाद एक टैंक में रखते हो। किस टैंक में, डाइजेस्टर टैंक में। फिर कुछ दिन आपको उसको छोड़ना होता है, और उसके बाद क्या होता है, इन द डाइजेस्टर फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस, दैट इज बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एंजाइम्स। तो वहां पर क्या होता है, फर्मेंटेशन शुरू होता है। फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि उन चीजों के ऊपर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो कि एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट इन एरोबिक कंडीशंस स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और जब आप इसको क्या रखते हो, एक चैम्बर में रखते हो, ठीक है, डाइजेस्टर में रखते हो, और उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर में। मतलब ये जो होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस में होते हैं, स्मॉलर सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं एनएरोबिक, आप बोल सकते हैं एनएरोबिक कंडीशंस में, ठीक। बायोगैस एनएरोबिक कंडीशंस में बनता है, ठीक है। Along with the simple substance, biogas is produced which start collecting in the dome। उसके बाद जो डोम होता है, इसको यहाँ पर जहाँ से निकलता है गैस निकलता है, ये बायोमास, ठीक है, बायोगैस जो निकलता है, इसको एक डोम शेप्ड बनाते हैं ऊपर से, और इसमें इस चैम्बर में क्या करते हैं, इस गैस को कलेक्ट करते हैं। एज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्शन इंक्रीज, जो ही इसके अंदर ये गैस की कलेक्शन इंक्रीज होती है, इट इज फिल्ड अगेन विद स्लरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर से इसको स्लरी से भरा जाता है, फिर से वो प्रोसेस होती है, फिर से गैस निकलता है, फिर से गैस को कलेक्ट करते हैं, गोज ऑन ऑकरिंग, वी कैन टेक द गैस आउट फ्रॉम द पाइप। उसके बाद यहाँ से पाइप्स को फिट करके गैस को बाहर निकाला जाता है, एंड यूजेज फॉर वेरियस पर्पज, और उसके बाद बहुत सारे पर्पज के लिए इस गैस को यूज किया जाता है। आप देखो यहाँ पर, अगर आपको समझ आया होगा, ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम क्या डालते हैं, ये स्लरी, देखो लैट्रिन आती है इनलेट से, ये डाइजेस्टर में होता है, फिर यहाँ पर गैस निकलते हैं, गैस को इसमें डोम में होल्ड करते हैं, और उसके बाद इस गैस को यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ से बाहर निकाला जाता है। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक। एडवांटेजेस क्या है बायोगैस के, बायोगैस का एडवांटेज, द स्पेंट सिलरी इज यूज्ड एज मैन्योर। जो सिलरी हम यूज करते हैं उसका मैन्योर का खाद के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग, इस बायोगैस को डोमेस्टिक कुकिंग के लिए आप यूज करते हैं। एलपीजी आपको होगा ना, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मतलब इसको आप कुकिंग के लिए आप यूज करोगे। इट इज इको फ्रेंडली, ये क्या होता है, ये इको फ्रेंडली, इसमें पोल्यूशन नहीं होता है। इट लीव्स नो रेजिडू, कोई रेजिडू नहीं रहता है। इट इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन पर्पज, इसको इल्यूमिनेशन पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद एक और एनर्जी है जिसको बोला जाता है विंड एनर्जी। आपको पता है विंड एनर्जी क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। लिस्ट आप पहले ही बना के रखना, कौन कन्वेंशनल है कौन नॉन कन्वेंशनल है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी, सभी सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड की अगर हम बात करेंगे, ये विंड एनर्जी में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो होता है इसी तरीके से चलेगा। विंड एनर्जी को उसमें एक्सप्लेन करेंगे, एडवांटेज क्या है विंड एनर्जी के, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और ये प्रोजेक्ट भी आपको समझाऊंगा। फिर सोलर एनर्जी भी हमें बताना है, किस तरीके से सोलर कुकर काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, ये सब कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख लेना, सोलर सेल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख लेना ल्यूसेंट के बुक पर आपको सभी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करो कि यहाँ पर साइंस के लेक्चर जो है वो चल रहे हैं उस कंटिन्यूस बेस पे, तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।